Hello friends, my name is C. Yogesh Raheja and I welcome you all to our YouTube channel RJR Professional Bulletin। कैसे हैं आप सब लोग? लास्ट वीडियो में हमने फॉर्म DPT-3 की फाइलिंग के बारे में डिस्कस किया था। तो दोस्तों अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इनकम टैक्स, GST और कंपनीज एक्ट से रिलेटेड टाइम टू टाइम जो भी अपडेट्स या कंप्लाइंसेस आती हैं उसको वीडियो बुलेटिन के जरिए हम आपको इस चैनल के माध्यम से बताते हैं। आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम डिस्कस करने वाले हैं शेड्यूल 3 में आई हुई अमेंडमेंट्स जो इंड एस कंपनीज के लिए आई हैं। आपको याद होगा हमने शेड्यूल 3 पे पहले भी एक वीडियो बनाया था जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लायंट कंपनीज के लिए था। तो काफ़ी प्रोफेशनल्स की रिक्वेस्ट है कि उनको इंड एस में शेड्यूल 3 में क्या क्या अमेंडमेंट्स आई हैं उन्हें नहीं पता लग रहा, तो हमें लगा एक वीडियो के जरिए आपको ये बताया जाए कि इंड एस के अंदर भी कौन कौन सी शेड्यूल 3 की अमेंडमेंट्स हैं। शेड्यूल 3 की अमेंडमेंट्स फाइनेंशियल ईयर 21-22 से एप्लीकेबल हैं, जो इंड एस कंप्लायंसेस कंपनीज के लिए भी एप्लीकेबल हैं और नॉन इंड एस के लिए भी एप्लीकेबल हैं। अगर आप इस वीडियो से फ्रूटफुलनेस चाहते हैं तो आप सबसे पहले नॉन इंड एस कंप्लायंस कंपनीज पे शेड्यूल 3 की कौन सी अमेंडमेंट्स लगनी है, तो सबसे पहले आप वो वीडियो देख लीजिए जिसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्योंकि अगर हम इंड एस कंप्लायंट कंपनीज के शेड्यूल 3 की अमेंडमेंट्स की बात करते हैं तो उन अमेंडमेंट में से 70-80% अमेंडमेंट्स ऐसी हैं जो एएस कंप्लायंट कंपनीज और नॉन एएस कंप्लायंट कंपनीज मींस इंड एस कंप्लायंस कंपनीज दोनों ही केस में एप्लीकेबल होती हैं। तो इस वीडियो में हम ओनली वही अमेंडमेंट डिस्कस करेंगे जो स्पेसिफिकली इंड एस कंप्लायंट कंपनीज पे लगती हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर डिस्कशन ऑन शेड्यूल 3 चेंजेस फॉर इंड एस कंप्लायंट कंपनीज फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22। आप अगर इस प्रेजेंटेशन के अंदर देखिए तो इस प्रेजेंटेशन के अंदर आपको दो तरीके से फिगर्स हाईलाइटेड मिलेंगी। एक फिगर्स हाईलाइटेड है जो कि येलो कलर में है और एक मिलेंगी आपको ब्लू कलर में। तो जितने भी वर्ड्स हमने हाईलाइट किए हुए हैं येलो कलर में वो आपको वही अमेंडमेंट्स के बारे में बताएंगे जो हमने एएस कंप्लायंट कंपनीज के लिए लास्ट वीडियो में बात की थी, और जितने भी ब्लू हाईलाइटेड फिगर्स हैं उसमें आपको पता लगेगा कि इंड एएस के लिए स्पेसिफिक अमेंडमेंट्स कौन कौन सी हैं। तो हम इस वीडियो में सिर्फ वही अमेंडमेंट डिस्कस करेंगे जो कि इंड एएस कंप्लायंट कंपनीज के लिए लगती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सबसे फर्स्ट अमेंडमेंट क्या आई है। अगर हम बैलेंस शीट में आते हैं, बैलेंस शीट में हमें दो साइड दिखती हैं, एसेट साइड और लायबिलिटी साइड। सो लायबिलिटी साइड में अगर हम नॉन करंट लायबिलिटी देखते हैं सो नॉन करंट लायबिलिटी में है फिनेंस लायबिलिटीज, और फिनेंस लायबिलिटी की पहले हेडिंग होती थी बोरोइंग्स और उसके बाद होता था ट्रेड पेबल्स। जो लीज की लायबिलिटी होती थी जो इंड एस 116 के हिसाब से हम दिखाते थे, मींस 116 हमें बताता है फाइनेंस लीज के बारे में। तो जो फाइनेंस लीज की ऑब्लिगेशन पहले होती थी उसे हम दिखाते थे लॉन्ग टर्म मैच्योरिटीज ऑफ फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशन को लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में, एंड शॉर्ट टर्म मैच्योरिटीज ऑफ फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशन को अदर फाइनेंशियल लायबिलिटी में। सो पहले हम उसे बोरोइंग्स और फाइनेंशियल लायबिलिटीज की हेडिंग में दिखाते थे। चेंज क्या आया है? लीज लायबिलिटी को आपको ऑन द फेस ऑफ बैलेंस शीट पे दिखाना पड़ेगा। आप काफी लिस्टेड कंपनीज ऐसी देखेंगे जिनकी ऑडिट बिग फोर करती हैं, तो वो पहले से ही लीज लायबिलिटी और राइट टू यूज एसेट को जो इंड एस 116 के हिसाब से हम कंप्यूट करते हैं उसे फेस ऑफ बैलेंस शीट पे दिखाती हैं। यहाँ पे राइट टू यूज की बात अलग से अभी तो नहीं बताई गई है, लेकिन अगर आप यहाँ पे लायबिलिटीज की बात करेंगे तो लीज लायबिलिटी को स्पेसिफिकली बताया गया है कि वो अब आपको फेस ऑफ बैलेंस शीट पे बतानी है। अगर लॉन्ग टर्म लीज लायबिलिटी है तो आपको नॉन करंट लायबिलिटी की फिनेंस लायबिलिटी की हेडिंग में दिखानी है, और अगर लीज लायबिलिटी आपकी करंट मैच्योरिटीज की है तो उसे आप करंट लायबिलिटीज में फाइनेंस लायबिलिटीज की हेडिंग में दिखाएंगे। सो लीज लायबिलिटी फेस ऑफ बैलेंस शीट पे आएगा। सेकंड चेंज कौन सा है? बैलेंस शीट के अंदर सिर्फ यही चेंज है, मींस बैलेंस शीट के फॉर्मेट की अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ यही चेंज है। बाकी जो चेंजेस बैलेंस शीट से रिलेटेड है वो नोट्स टू अकाउंट से रिलेटेड है। सेकंड चेंज हम जो बात करते हैं वो है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, जिसे हम सॉकी का नाम भी बोलते हैं। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में क्या चेंज आया है कि इक्विटी शेयर कैपिटल में जो भी चेंजेस आपने प्रायर पीरियड एरर की वजह से किए हैं उसे आपको स्पेसिफिकली अलग से दिखाना पड़ेगा। जैसे आप देख सकते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल को दो तरीके से बांटा गया, करंट रिपोर्टिंग पीरियड एंड प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड। सो करंट रिपोर्टिंग पीरियड में जो आप बैलेंस दिखाएंगे तो फर्स्ट कॉलम आएगा बैलेंस एट द बिगिनिंग ऑफ करंट रिपोर्टिंग पीरियड, उसके बाद दो कॉलम्स ऐड किए गए।
changes in equity share capital due to prior period errors and restated balance at the beginning of the current reporting period. It means गवर्नमेंट चाहती है कि हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इक्विटी शेयर कैपिटल से रिलेटेड प्रायर पीरियड एरर्स को सेपरेटली डिस्क्लोज करें, जिससे गवर्नमेंट को पता लगे कि इक्विटी शेयर कैपिटल में हमने कौन कौन से एरर्स किए थे और रीस्टेटेड बैलेंस ओपनिंग फिगर्स कौन सा है हमारे इक्विटी शेयर कैपिटल का। प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड में भी बिल्कुल सेम चेंज किया गया है। वैसे भी आपको जो फिगर्स इस साल की दिखानी होती हैं उसको कोरोस्पोंडिंगली आपको लास्ट फाइनेंशियल ईयर की फिगर से मैप भी करना होता है। अदर इक्विटी की अगर हम बात करते हैं तो अदर इक्विटी में हमें बोला गया है कि अगर आपका कोई रिजर्व एंड सरप्लस में चेंज एनी अदर चेंज की वजह से भी आया है तो उस रो को ऐड किया गया है इसमें। मींस इसमें डिविडेंड से रिलेटेड चेंज, ट्रांसफर टू रिटेन्ड अर्निंग से रिलेटेड चेंज या फिर कोई एनी चेंज भी अगर आप अलग से करते हैं और वो आप रिजर्व एंड सरप्लस में ऐड या लेस करते हैं तो उसे आप अपनी अदर इक्विटी में अलग से दिखाएंगे। सेम चेंज प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड के लिए भी किया गया है। तो लीज लायबिलिटी को फेस पे दिखाना है, इक्विटी शेयर कैपिटल में प्रायर पीरियड एरर्स की एडजस्टमेंट डालनी है, अदर इक्विटी में अगर आपने कोई और अमाउंट्स भी ट्रांसफर किए हैं रिटेन अर्निंग्स और डिविडेंड के अलावा तो आपको उसका डिस्क्लोजर भी सेपरेटली देना है। पहले हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के नीचे एक नोट लिखा हुआ देखते थे, जिस नोट में लिखा जाता था A description of the purpose of each reserve within equity shall be disclosed in the notes। यहाँ भी लिखा हुआ था और रिजर्व एंड सरप्लस के नोट में भी लिखा हुआ था। तो गवर्नमेंट ने यहाँ से इसको रिमूव कर दिया है और बोला है आपको अलग से इसे यहाँ प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। आप रिजर्व एंड सरप्लस में जहाँ पे अदर रिजर्व्स दिखाएंगे उस रिजर्व का पर्पस और उसका नेचर आप वहीं पे दिखा दीजिए। तो ये एक चेंज आया है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में सिर्फ यही चेंजेस हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं येलो हाईलाइटेड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की जो हमने बात की थी 10% से ज़्यादा की रीवैल्यूएशन हमने अलग से दिखानी है। जैसे हमें AS 10 बोलता था कि हमें रीवैल्यूएशन सभी काइंड की दिखानी होती है, हमें कोई 10% की लिमिट नहीं देखनी है, वैसे इंड AS 16 भी यही बात बोलता है कि जितनी भी आपने एडजस्टमेंट्स रीवैल्यूएशन से रिलेटेड की हैं वो आप सभी दिखाएंगे। आप उसके अंदर 10% का कोई मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे भी आपको इवन शेड्यूल 3 स्पेसिफाइड फॉर 10% मटेरियलिटी इन केस ऑफ रीवैल्यूएशन, आपको इररिस्पेक्टिव ऑफ 10% आपकी सभी रीवैल्यूएशंस दिखानी है, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिवेल करते हैं शेड्यूल 3 से ऊपर। उसके बाद हम अगर देखते हैं ट्रेड रिसीवेबल की एजिंग की भी हमने बात कर ली थी कि वो पहले से ही है। सिक्योरिटी डिपॉजिट्स पहले जो लोन्स में हम दिखाते थे वो हम अदर फाइनेंशियल एसेट में दिखाते हैं। तो ये इन सब चेंजेस की हम पहले ही पिछली वीडियो में ही बात कर चुके हैं। उसके बाद अगर हम देखते हैं सो इसमें जो नेक्स्ट चेंज आता है इंड AS से रिलेटेड, जो हम पहले बात किया है कि लीज लायबिलिटी हमें बैलेंस शीट के फेस पे दिखानी है। पहले जो लीज लायबिलिटी आती थी वो बोरोइंग्स के हेड में आती थी। बोरोइंग्स के हेड में हम दिखाते थे लॉन्ग टर्म मैच्योरिटीज ऑफ फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशन, इसे यहाँ से ओमिट कर दिया है और ओमिट करके इसे बैलेंस शीट के फेस पे ले गए हैं, जो हमने पहले भी बात की है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं अदर फाइनेंशियल लायबिलिटीज की, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया करंट मैच्योरिटीज ऑफ लीज फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशन अब बैलेंस शीट के फेस पे चला गया है तो उसे अदर फाइनेंशियल लायबिलिटी से ओमिट कर दिया है। और आपको मैंने शेड्यूल 3 की जब AS कंप्लायंट की वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट अब अदर लायबिलिटी या अदर फाइनेंशियल लायबिलिटी का पार्ट नहीं होंगे, वो अब शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स का पार्ट होंगे। इट मीन्स जितनी भी बोरोइंग्स हैं अब वो या तो लॉन्ग टर्म के अंदर आएंगी या शॉर्ट टर्म के अंदर आएंगी। करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट को अब हमें अदर करंट लायबिलिटीज में नहीं दिखाना। ये सब क्यों किया गया है? अब देखिए बैलेंस शीट के एडिशनल रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन जो अब दी गई हैं, उस एडिशनल रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन में गवर्नमेंट ने हमें रेशियो एनालिसिस डालने के लिए भी बोला है। वो रेशियो एनालिसिस में डेट रेशियो भी है, डेट इक्विटी रेशियो भी है, तो उन रेशियो से रिलेटेड हमारे को लायबिलिटीज अलग से बैलेंस शीट में डायरेक्टली ही मिल जाएं, इसलिए गवर्नमेंट ने उसको चेंज किया है। जैसे कि लीजेस बोरोइंग्स का पार्ट नहीं होती है अगर हम रेशियोज को देखते हैं, तो ऐसे ही अगर हम करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट को देखते हैं तो वो बोरोइंग्स का पार्ट होता है अगर हम रेशियो एनालिसिस की बात करते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट ने बोरोइंग्स को इकट्ठा कर दिया है और लीज लायबिलिटीज को बैलेंस शीट के फेस पे ले गए हैं। बाकी सब चेंजेस की हम पहले ही बात कर चुके हैं। एक हमने बात करी थी एडिशनल रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन की, जिसमें कि कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स दिए गए थे बेनामी से रिलेटेड, स्ट्राइक ऑफ कंपनी से रिलेटेड क्या ट्रांजैक्शन है आपकी,
प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की टाइटल डीड से रिलेटेड, जैसा कि हम कंपनी ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर में भी देते थे, इनटेंजिबल एसेट से रिलेटेड, प्रमोटर्स से हमने क्या लोन लिए हैं, इन सब पॉइंट्स की हमने एएस कंप्लायंट कंपनीज के बैलेंस शीट में जितने डिस्क्लोजर्स देने थे वही सेम डिस्क्लोजर्स हमें इंड एएस कंप्लायंट कंपनीज के केस में भी देने हैं। सिर्फ एक चेंज है, आप देख सकते हैं ये ब्लू हाईलाइटेड चेंज जो है वो ये बोल रहा है कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की हेडिंग में जो हम बात कर रहे हैं उसमें हमें दिखाना है द कंपनी शैल डिस्क्लोज एज टू वेदर द फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एज मेजर्ड फॉर डिस्क्लोजर पर्पज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट is based on the valuation by a registered valuer। It means हमें एएस कंप्लायंट कंपनीज में तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में बताना होता था, लेकिन हमें यहाँ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट्स एज वेल एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के बारे में बताना है। सो एडिशनल रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन बाकी सब सेम है, सिर्फ यही एक चेंज है जो इंड एएस कंप्लायंट कंपनीज के लिए है। इसके अलावा अगर हम P&L के फेस की बात करते हैं या P&L के डिस्क्लोजर्स की बात करते हैं तो जो डिस्क्लोजर्स फाइनेंशियल ईयर 2021 में एप्लीकेबल थे प्लस जो अमेंडमेंट्स हमने एएस कंप्लायंट कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए डिस्कशन की थी वही दोनों अपडेट्स ही नॉन इंड एएस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए लगेंगी। मींस इंड एएस फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एएस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अमेंडमेंट्स अलग नहीं है एज फार एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज कंसर्न। तो यही सब अमेंडमेंट्स हैं जो इंड एएस कंप्लायंट कंपनीज के लिए स्पेसिफिकली की गई हैं। अब हम एक डिस्कशन और करेंगे आपसे जो हमने लास्ट टाइम वीडियो डाली थी अपनी, जो कि एएस कंप्लायंट कंपनीज के लिए थी, उस पे हमें कुछ क्वेरीज आई हैं, उन क्वेरीज की हम डिस्कशन करेंगे और देखेंगे उन क्वेरीज का आंसर क्या है। अब आपको वीडियो के जरिए आपको क्लैरिफिकेशन देंगे। सो फर्स्ट पॉइंट है उसमें, वेदर दीज चेंजेस ऑफ शेड्यूल 3 अप्लाइज टू स्मॉल कंपनीज एंड ओपीसीज। काफ़ी लोग ये समझते हैं स्मॉल कंपनीज एंड ओपीसीज पे कंपनी ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर तो लगता नहीं है, तो इसलिए शेड्यूल 3 में भी जो चेंजेस आए हैं शायद वो भी ना लगे। तो ऐसा नहीं है, कंपनी ऑर्डर रिपोर्ट ऑर्डर स्मॉल कंपनीज और ओपीसी के केस में भले ही ना लगता हो, लेकिन शेड्यूल 3 की जितनी भी अमेंडमेंट्स एएस कंप्लायंट कंपनीज के लिए आई हैं वो सब अमेंडमेंट्स आपकी स्मॉल कंपनीज एंड ओपीसीज के लिए ही भी एप्लीकेबल होंगी। इंड एएस में तो स्मॉल कंपनीज और ओपीसी की कोई बात ही नहीं है, बिकॉज इंड एएस आर नॉट एप्लीकेबल टू स्मॉल कंपनीज एंड ओपीसीज। मींस स्मॉल कंपनीज एंड ओपीसीज को भी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये सब चेंजेस करने हैं। ट्रेड रिसीवेबल की एजिंग देनी है, ट्रेड पेबल की एजिंग देनी है, एडिशनल रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन दिखानी पड़ेगी। सेकंड क्वेश्चन इज वेदर राउंडिंग ऑफ मैंडेटरी फॉर ऑल कंपनीज। क्या सभी कंपनीज के लिए राउंडिंग ऑफ मैंडेटरी है? हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, जहां पे राउंडिंग ऑफ में मे का यूज किया गया था वहां पे अब शेल का यूज किया गया है। इट मींस इवन इफ द कंपनीज आर स्मॉल कंपनीज, ओपीसीज, डोरमेंट कंपनीज, जिन भी कंपनीज की आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे उन सब कंपनीज की फिगर्स को राउंडिंग ऑफ किया जाएगा एज पर द राउंडिंग ऑफ क्राइटेरिया डिफाइंड बाय शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट। पॉइंट नंबर 3, एडिशनल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट अगर एप्लीकेबल नहीं भी है तो क्या मुझे उस पॉइंट को इग्नोर करना है या स्पेसिफिकली लिखना है कि वो एप्लीकेबल नहीं है? अगर आप स्पेसिफिकली ये नहीं लिखेंगे कि कोई एडिशनल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट आप पे एप्लीकेबल नहीं है तो गवर्नमेंट को कैसे पता लगेगा कि आपने वो इंफॉर्मेशन स्किप की है या आप पे वो एप्लीकेबल नहीं है? इसलिए एडिशनल रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन के जो पॉइंट आप पे एप्लीकेबल नहीं है आप स्पेसिफिकली अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखेंगे कि ये पॉइंट्स हम पे एप्लीकेबल नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि आपको उस पॉइंट को इग्नोर कर देना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई भी ट्रांजैक्शन स्ट्राइक ऑफ कंपनी के साथ नहीं की है, ऐसे केस में आप स्पेसिफिकली लिखेंगे दैट द कंपनी हैज नॉट मेड एनी ट्रांजैक्शन विद द स्ट्राइक ऑफ कंपनीज, हेंस दिस पॉइंट ऑफ एडिशनल रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन इज नॉट एप्लीकेबल। आप उस पॉइंट को इग्नोर नहीं करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन इज जो कंपनी ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर से रिलेटेड है। आपको पता है स्मॉल कंपनीज की टर्नओवर और पेड अप कैपिटल का क्राइटेरिया बदल गया है। फाइनेंशियल ईयर 21-22 से वो क्राइटेरिया पेड अप कैपिटल जिन कंपनीज की 2 करोड़ तक है और टर्नओवर जिन कंपनीज की 20 करोड़ तक है उन कंपनीज को स्मॉल कंपनी बोला जाता है। अब हमारे पास एक क्वेरी आती है कि किसी कंपनी की टर्नओवर है लेट्स से 15 करोड़ रुपीस और उस कंपनी की पेड अप कैपिटल है 1 करोड़ रुपए की। अगर उस कंपनी ने बैंक से 5 करोड़ का लोन लिया हुआ है तो क्या इस केस में उसके ऊपर कंपनी ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर एप्लीकेबल होगा? मींस अगर स्मॉल कंपनी क्राइटेरिया और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का क्राइटेरिया जो कंपनी ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर में दिया गया है, अगर उन दोनों में कुछ कॉन्ट्राडिक्शन है तो कौन सा
सा प्रोविज़न एप्लीकेबल होगा। सो एक बार किसी कंपनी ने अगर स्मॉल कंपनी का क्राइटेरिया अप्लाई कर लिया, उस केस में चाहे उस पर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का क्राइटेरिया अप्लाई होता हो उस फाइनेंशियल ईयर के लिए, लेकिन तो भी उसे कंपनी ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर नहीं देना है। ये बताया है ICAI के गाइडेंस नोट के पैराग्राफ नंबर 12 ने, जिसने बताया अगर आपकी कंपनी स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन को फुलफिल करती है, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ऊपर जब कारो लगता है उसका क्राइटेरिया फुलफिल करे या ना करे, आपको कंपनी ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर की रिपोर्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। होप आपको हमारा वीडियो यूज़फुल लगा होगा। अगर आपको हमारी वीडियो यूज़फुल लगा तो आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, RJR प्रोफेशनल बुलेटिन। थैंक यू सो मच।